डॉक्टर नवीन अलावाती, एमडी पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। आज आपको बताऊंगा अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक प्रकार की इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि अगर बॉडी में कहीं पे भी रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है या लॉस ऑफ फंक्शन है तो उसे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें पेशेंट को कॉफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, खांसी होती है, सांस फूलती है, चेस्ट टाइटनेस, छाती का जकड़न या फिर सीटी की आवाजें आना या विस्लिंग या व्हीजिंग साउंड्स बोलते हैं, वो चेस्ट से आती हैं। तो ये 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसको हम ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। ये एक इम्यूनिटी या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है लंग की, और कुछ ट्रिगर्स होते हैं। तो अगर ट्रिगर का एक्सपोज़र होता है तो पेशेंट को इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसको हम अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा लाइफ़स्टाइल के ऊपर मेजर इम्पैक्ट डालता है कि अगर पेशेंट को एलर्जिक सिम्पटम्स हैं, जैसे ठंडे पानी से भी एलर्जी होती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने स्विमिंग स्टार्ट करी, थोड़ी-सी ठंड आई तो उनको अस्थमा के अटैक आने लग गए। अब उनको यही नहीं पता था कि स्विमिंग से हो रहा है, तो उनको स्विमिंग छोड़नी पड़ती है। या कुछ पेशेंट है डांस करते हैं या जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है, वो छोड़नी पड़ती है। या पेशेंट का जॉब से या उसके ऑफिस से भी कई-कई दिनों की छुट्टी हो जाती है। मेरे पास ऐसे भी सीवियर अस्थमा के पेशेंट आते हैं जो लंबे समय से स्टेरॉइड पे होते हैं और हमको 1-1 महीने का मेडिकल भी उनको देना होता है। और पेशेंट का जो फैमिली लाइफ होता है, जैसे घर में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो उसका स्मोकिंग हमें छुड़वाना पड़ता है क्योंकि वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। या घर पे कुछ पेट है, जैसे कि डॉग है, कैट है, उनके जो फर होते हैं उनसे भी अस्थमा होता है। तो कभी-कभी हमें ये भी डायग्नोस करना होता है कि ये कोई कैट से, डॉग से या सीलन से होता है, फंगस के एक्सपोज़र से होता है कि घर में सीलन तो नहीं है, डैम्पनेस तो नहीं है हाउस में, या पेशेंट कोई बेसमेंट में तो उनका ऑफिस नहीं है जहाँ पे उनको फंगस का या सीलन का एक्सपोज़र हो रहा है। तो उनको कई काफ़ी चीज़ों को और अपने ऑक्यूपेशन को भी कई बार सैक्रिफाइस करना होता है। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं वो हेयर कट करते हैं, बार्बर हैं तो वो हेयर कट करते हैं तो उनके नाक में उसके जो हेयर के पार्टिकल्स हैं वो जाते हैं, उनको अस्थमा होता है। तो डायग्नोस करना, इसको करेक्ट डायग्नोसिस कि किस पर्टिकुलर चीज़ से अस्थमा हो रहा है। अगर हम वो ट्रिगर पेशेंट का हटा दें तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि अस्थमा के अटैक पेशेंट को नहीं आते हैं। तो लाइफ़स्टाइल में मॉडिफिकेशन पेशेंट को काफ़ी हद तक करने पड़ते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उसके होने का मुख्य कारण कि कुछ एक पेशेंट होते हैं जेनेटिक होते हैं, जैसे कि अस्थमा फैमिलीज़ में रन करता है। आपने सुना होगा ये कि एक ट्रू बात है कि पेशेंट जेनेटिकली ये अस्थमा जो है फैमिलीज़ में रन करता है। दूसरा, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं, यानी कि उनकी जो बॉडी होती है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है बिकॉज़ ऑफ एनी ट्रिगर्स। अब ट्रिगर्स क्या होते हैं, ये बाहर से कुछ एक्सपोज़र होता है, जैसे कि डस्ट का एक्सपोज़र हुआ, फ्यूम का एक्सपोज़र हुआ, या पेशेंट को एंग्ज़ायटी हुई, डिप्रेशन हुआ, या पेशेंट बहुत ज़्यादा हँस लेते हैं, या एक होता है एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड अस्थमा। जैसे पेशेंट एक्सरसाइज़ करते हैं, तो एक्सरसाइज़ में क्या होता है, बॉडी बिल्कुल हॉट हो जाती है, जो उनके एयर पाइप होते हैं, जिसे ब्रोंकस बोलते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं। और जैसे ही एक्सरसाइज़ करके वो ठंड में बाहर जाते हैं, तो फिर कोल्ड एक्सपोज़र होता है। तो हॉट एंड कोल्ड जो वेदर चेंज होता है, वो भी एक अस्थमा का होने का एक ट्रिगर होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अस्थमा होता है। जो फीमेल्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, कुछ एक हार्मोन ऐसे रिलीज़ होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा होता है, तो ये भी एक अस्थमा का ट्रिगर होता है। इसके अलावा कुछ स्मेल्स होती हैं, फ्यूम्स होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स होते हैं, डस्ट होती है, जो कि कई प्रकार की डस्ट होती है, पोलन एक्सपोज़र होता है, जो पोलन ग्रेन्स का एक्सपोज़र होता है। इसके अलावा इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉकरोच होते हैं और आंट्स होती हैं, एंड और भी जो हमारे हाउसहोल्ड इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी स्मेल से या वो टच हो जाएँ स्किन पे, तो बॉडी क्या होती है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है इन चीज़ों से। ये ट्रिगर्स होते हैं और एक इम्यूनिटी बेस्ड रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ये हमारे जो एयर पाइप होते हैं, ये ब्रोंकस होते हैं, इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब इसकी वॉल की थिकनिंग हो जाती है। ये जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसकी वॉल की थिकनिंग हो जाती है, ये वॉल मोटी हो जाती है, हवा जाने का रास्ता कम बचता है। तो ये ब्रोंकस की वॉल की इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। इसी को हम अस्थमा बोलते हैं। तो ये कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जो पेशेंट उसके एक्सपोज़र में आता है, तो ट्रिगर से बॉडी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है और कुछ रिएक्शंस होती हैं, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बोलते हैं। तो एक के बाद एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे हम कैस्केड ऑफ इवेंट्स बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो ये इवेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं और अस्थमा का अटैक पेशेंट को आ जाता है। अस्थमा में पेशेंट को जो मेन लक्षण होता है, वो होता है खाँसी और साँस का फूलना, जो कि कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जैसे कि कुछ घंटों में
या कुछ दिनों में ये होता है। जबकि सीओपीडी में क्या होता है, कोई लंबे समय से खाँसी और सांस का फूलना पाया जाता है, ऐसे कुछ महीनों से, कई सालों से। और इसमें अस्थमा में शॉर्ट ड्यूरेशन का मिलता है। जैसे अचानक से आपने कुछ ठंडा खा लिया, खट्टा खा लिया या एलर्जन का एक्सपोज़र हुआ या कोई ट्रिगर आपको हो गया, तो ट्रिगर के बाद अचानक से शॉर्ट ड्यूरेशन के सिम्पटम्स होते हैं, सांस का फूलना और खाँसी। इसके अलावा बलगम का प्रोडक्शन, और इसके अलावा बलगम प्रोडक्शन के अलावा कुछ एलर्जिक सिम्पटम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाक का बहना, नाक का लाल होना, आँखों का लाल होना, छींके आना, जुकाम होना, स्किन रेड होना, ये कुछ एलर्जिक सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो मेन लक्षण पेशेंट बताते हैं वो होता है चेस्ट टाइटनेस, जैसे छाती टाइट होती है और छाती से सीटी जैसी आवाजें आती हैं, जैसे कि व्हिस्लिंग साउंड्स होती है। तो ये लक्षण अस्थमा में देखने को जनरली मिलते हैं। अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी का तो मैंने बताया था आपको, अगर कोई अस्थमा है, तो मेन चीज़ ये है कि उसका निदान ऐसे करना है कि पेशेंट को एलर्जन का एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को पता है कि मुझे आइसक्रीम लेने से, कोल्ड ड्रिंक लेने से या ठंडा खट्टा तला खाने से या फिर कोई ट्रिगर के एक्सपोज़र से, एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड अस्थमा, इस तरीके का उसको होता है, तो उसको वो इवेंट पहले तो अवॉइड करनी है। और अगर वो उस इवेंट को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक्सपोज़र हो जा रहा है, तो उनको एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, जो कि ट्रिगर को और कैस्केड ऑफ इन्फ्लेमेटरी इवेंट्स होती है, वहां से वहां जाने पे रोकती है, वहीं पे ब्रेक कर देती है। जो ये पाथवे होता है, इन्फ्लेमेटरी पाथवे को ब्रेक कर देती है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी नाम की दवाइयां होती हैं, तो वो पेशेंट को तुरंत लेनी होती हैं। कई बार इनहेलर्स भी तुरंत लेने को लिए डॉक्टर बोलते हैं। और कुछ एक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनको इनहेलर दिए जाते हैं, जो कि 1 घंटा एक्सरसाइज से पहले लेते हैं, तो उनको वो अटैक अस्थमा के एक्सरसाइज के दौरान नहीं आते हैं। देखो, बच्चों में अस्थमा बहुत कॉमन है, जिसे हम चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं। अब जैसे-जैसे एज बढ़ती है, वैसे-वैसे अस्थमा बच्चों में ऐसा पाया जाता है कि वो कम हो जाता है। इसलिए जो चाइल्डहुड अस्थमा है, इसे गुड अस्थमा, इसको हम गुड अस्थमा बोलते हैं। अब जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत घबराए हुए हमारे पास आते हैं, तो हम उनको यही समझाते हैं कि चाइल्डहुड अस्थमा इज़ अ गुड अस्थमा। जैसे किसी बच्चे को 2 साल, 3 साल या 4 साल पे अस्थमा हुआ, तो जनरली ऐसा देखा जाता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 11 साल, 12 साल या 15 साल तक, धीरे-धीरे वो कम हो जाता है। लेकिन कुछ एक बच्चे होते हैं जिनका चाइल्डहुड अस्थमा एडल्ट अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है और उनका अस्थमा ठीक नहीं होता। तो ऐसे भी बच्चे पाए जाते हैं जिनका अस्थमा चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक अस्थमा में चलता रहता है और उसको क्योर नहीं होता है। वैसे जनरली देखने में आता है कि या तो अस्थमा जब बच्चे बड़े होते हैं या तो ठीक हो जाता है या फिर धीरे-धीरे कम हो जाता है। अगर आपको अस्थमा के लक्षण हैं या कि साँस फूल रहा है, खाँसी हो रही है, बलगम आ रही है, छाती से सीटी जैसी आवाज़ें आ रही हैं, जो कि सर्दियों में बहुत कॉमन है देखने को, जिसे हम सीज़नल अस्थमा बोलते हैं, या पोस्ट वायरल कॉमन है, जिसे हम पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस या पोस्ट वायरल अस्थमा बोलते हैं। तो इस तरीके के अगर लक्षण हैं, अगर कुछ ही घंटों के भी सिम्पटम हैं, तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएँ। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, एग्ज़ामिनेशन करेंगे। एग्ज़ामिनेशन में चेस्ट में उनको व्हीज़िंग साउंड्स मिल सकती हैं, साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिल सकते हैं, एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन काम कर रही हैं, ऐसा मिल सकता है, या एलर्जी का हिस्ट्री ये देंगे तो डॉक्टर को क्लू मिलेगा कि हाँ, पेशेंट को एलर्जिक सिम्पटम्स हैं। या फिर पेशेंट का पीएफटी करते हैं, जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, उसमें रिवर्सिबिलिटी मिलती है। तो रिवर्सिबिलिटी के माध्यम से और पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के माध्यम से डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है कि हाँ, पेशेंट को अस्थमा है। तो फिर डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्टेजिंग होती है पीएफटी के बेसिस पे, स्टेज 1, 2, 3, 4, उसके बेसिस पे अस्थमा का ट्रीटमेंट डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। उसमें स्टेरॉइड जो मेन ट्रीटमेंट होता है, वो अस्थमा में खाने के स्टेरॉइड और इनहेलर फॉर्म में स्टेरॉइड की जो मेन दवाई होती है। कुछ एक पेशेंट तो 1-2 डोज़ में ही पेशेंट को आराम आ जाता है। अस्थमा के लक्षणों को पहचानना, अगर आप अस्थमा के लक्षण पहचान लेंगे, तो आप शुरू में ही डॉक्टर को दिखा सकते हैं और डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की पूरी नॉलेज है और वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कौन-सी दवाइयाँ लेनी है, कौन से टेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, जो हमारी लंग्स की इम्यूनिटी होती है, वो वीक हो जाती है। और जो स्मोक होता है, वो भी उसमें निकोटीन और अदर जो है हानिकारक केमिकल्स होते हैं, टार होता है, वो एक एलर्जन एक्सपोज़र, ये ट्रिगर का काम करता है बॉडी के लिए और अस्थमा के अटैक बढ़ाता है। तो स्मोकिंग छोड़नी है। तीसरा, अल्कोहलिज़्म बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अल्कोहल से बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है। चौथा, आपने अपने आप को पहचानना है, क्योंकि अपनी बॉडी के साथ आप 24 आवर्स रहते हैं, तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो उसको पहचानें, उनकी मैंने ये खाया था, उससे मेरे को हुई, अचार खाया या नींबू खाया, खट्टी चीज़ों से हो रही है, तो आप वो चीज़ डॉक्टर को पूरी बताएँ, क्योंकि पेशेंट कई बार डॉक्टर को पूरी बात नहीं बताते, उससे भी करेक्ट डायग्नोसिस नहीं बनता।
तो आपको फिर मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स ये लेने हैं, एक्सरसाइज करनी है टाइम टू टाइम पे, पोल्यूशन के एक्सपोज़र से बचना है। जब एक्यूआई ज़्यादा हो, पोल्यूशन ज़्यादा हो तो मॉर्निंग वॉक्स अवॉइड करनी है, एक्सरसाइज करनी है, पानी पीना है, प्रोटीन बेस्ड डाइट लेनी है। अगर आप ये सब चीज़ें अपनाएँगे तो आप अस्थमा होने से अपने आप को बचा सकते हैं।